हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही थी सीटेट की ईवीएस की, जो कि 30 नंबर की आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट्स जो हैं मतलब पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधों को उनके आकार तथा तने की कठोरता और शाखाओं के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। पौधों को किन किन आधारों पर? तो आकार, तने की कठोरता और शाखाओं के आधार पर मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो शाक, झाड़ी और वृक्ष। अब शाक किसे कहते हैं? शाक मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं हर्ब्स। ये पौधे बहुत जो शाक होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनका तना हरा और कोमल होता है। इनमें आमतौर पर बहुत अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक है। जो शाक होता है ये कैसा होता है? पौधा आकार में छोटा होता है, कोमल होता है। इसका जो तना होता है वो हरा हरा होता है। ठीक है। और आमतौर पर इसमें बहुत अधिक शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक। और उदाहरण क्या क्या है? तो उदाहरण में अगर हम देखें तो धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, ये सब किस में आ जाएंगे? साग में आ जाएंगे। ठीक है। अगर हम झाड़ी की बात करें तो इन पौधों में शाखाएं तने के आधार मतलब नीचे के हिस्से से। ठीक है। तो जो ये झाड़ियाँ होती हैं इनमें जो पौधे आते हैं कैसे होते हैं? पौधों में जो शाखाएं होती हैं वो तनों के जो तने होते हैं उनके आधार मतलब नीचे के हिस्से से निकलती हैं। इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत अधिक मोटा नहीं होता है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो नींबू, गुलाब, तुलसी, गुड़हल मतलब जो झाड़ी नुमा होते हैं ये सारे इसमें झाड़ी में आ जाएंगे। जो कि इसकी विशेषता क्या है कि शाखाएं जो है कहाँ से निकलती हैं? तो आधार से निकलती हैं मतलब निचले हिस्से से निकलती है। जड़ से थोड़ा सा ऊपर इसकी शाखाएं क्या होती है? निकलती है। जड़ मान लीजिए जो जड़ है ज़मीन से उससे थोड़ा ऊपर ले लीजिए, वहीं से शाखाएं निकलेंगी सारी। ठीक है। और जो शाखाएं निकलेंगी बहुत अधिक मोटी नहीं होती लेकिन थोड़ी कठोर होती हैं। ठीक। अब हम वृक्ष की बात कर लें तो ये पौधे बहुत ऊंचे और विशाल होते हैं। इनका तना बहुत मजबूत, मोटा और भूरे रंग का होता है। ठीक है। जिसे धड़ कहते हैं। इसमें शाखाएं भूमि से काफी ऊंचाई पर ऊपरी भाग से निकलती हैं। आपने ये देखिए वृक्ष है, ये मैंने इमेजेस भी लगा रखे हैं। तो ये वृक्ष है, आप देख सकते हैं। ये जो ये क्या है? ये शाख है। क्या है ये? तो ये हमारा है साग, ये है झाड़ी और ये है पेड़। तो आप इसमें देख सकते हैं कई ये जो दिख रही हैं सब निकले हैं तो सारी पत्तियां हैं। किस तरह है? हरा हरा पूरा पौधा है इसका कैसा है? हरा हरा। और ये रही झाड़ी। अब झाड़ी में क्या बताया गया था कि जो झाड़ी का पौधा है इसमें नीचे से ही क्या होती हैं नीचे से ही शाखाएं निकली होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं जड़ से थोड़ा सा ऊपर है और सारी शाखाएं ऐसे निकली हुई हैं। ठीक है। पौधा ये रहा। तो इस पौधे के बारे में क्या बताया गया है कि जो पौधा होता है मतलब वृक्ष होता है ये बहुत ऊंचा और विशाल होता है। इसकी जो तने होती हैं मजबूत, मोटा होता है और भूरे रंग का होता है। ठीक है। जिसे हम धड़ कहते हैं। इसमें शाखाएं भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर निकलती हैं। ये देखिए आप इतना ज़्यादा ऊंचा है। और जबकि अगर हम इसकी बात करें अगर हम झाड़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं तुरंत क्या है? शाखाएं तुरंत शाखाएं हम इसकी निकली हुई हैं। ठीक है। शाखाएं क्या है? निकली हुई हैं। एक सेकंड रुकिए। आप देख सकते हैं ये जो है ये शाखाएं तुरंत निकली हुई हैं और जो पेड़ है उसमें शाखाएं थोड़ी ऊपर से। वैसे नॉर्मली आप सभी ने देख रखा होगा, सभी के घर में भी होंगे या घर में ना सही आरी बगल तो होंगे ही, बाहर निकले होंगे तभी देखे ही होंगे। साग जो है जब आपके घर में आता है बनता है, पालक वगैरह, तब भी आप देखते हैं कि किस प्रकार होता है। या जो गांव वाले एरिया से होंगे वो तो उनके खेत में ही लगा होगा। झाड़ी भी अपने फूल के जो पौधे हैं वो सब झाड़ी में ही आएंगे।
तो आप देखे होंगे नींबू हो गया और नींबू, मेहंदी का पेड़, गुड़हल का पेड़, मतलब जो फूल हैं, तुलसी है, तुलसी भी झाड़ी में ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये झाड़ियों के अंतर्गत आएंगे। वृक्ष भी हमने देख लिया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें से आपसे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी मतलब बता दिया जाएगा, विशेषता दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये क्या है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। अब हम बात कर लें लता की। तो एक बिसर्पी लता होती है, जैसे कि तो ये हो गई बिसर्पी लताएं। ठीक है, इनका तना इतना कमज़ोर होता है कि ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और ज़मीन पर फैल जाते हैं। आपने कद्दू का पौधा हो गया, लौकी का हो गया, और क्या रे उसका तरबूज का हो गया। इन सब के जो पौधे होते हैं, इनकी जो तने होती हैं बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं, मतलब बहुत कमज़ोर होती हैं। ये मतलब अपने दम पर ये खड़े नहीं हो सकते, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अगर आपने इस कुछ सहारा दिया तो ऊपर चढ़ जाएंगे, नहीं दिया तो नीचे ये ऐसे फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विसर्पी लताएं। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो क्या है, वो है पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन। ठीक है, तो जलोद्भिद, जलोद्भिद का अर्थ होता है कि जल में जन्म लेने वाला जलोद्भिद, जिसे हाइड्रोफाइट्स के बोलते हैं। जो जल में जो पौधे होते हैं, जल में होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उन्हें बोलते हैं जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जल की अधिकता होती है। ठीक है, जो पौधे जल की अधिकता जहाँ पर होगी वहाँ पाए जाएंगे, वो होंगे जलोद्भिद पौधे। ठीक, अगला अब इसकी जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं। विशेषता क्या है, ये पौधे पूरी तरह से जल में डूबे हो सकते हैं या इनकी जड़ें कीचड़ में धंसी हो सकती है। मतलब जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, इनकी ऐसा हो सकता है कि इनकी ये जो पौधे हैं पूरी तरह से जल में डूबे हुए हो सकते हैं या इनकी जो जड़ें हैं वो कीचड़ में धंसी हुई हो सकती हैं। अब ये इस तरह होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो इन तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता। मान लीजिए अगर कोई पौधा जल में पूरी तरह डूबा हुआ है तो जो सूर्य का प्रकाश है बहुत कम वहाँ तक जाएगा। तो क्या होता है, इस कारण से ये पौधे जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब मुलायम होते हैं और ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है, ये इसमें दिया गया है कोमल, पतला और कमजोर होता है। उदाहरण के लिए जलकुंभी, हाइड्रिला और कमल है। अब ये आप इमेज भी देख सकते हैं, जलकुंभी का इमेज है। देखिए जो पत्ती पत्ती है वो केवल ऊपर दिख रहा है, बाकी जो सारी जड़ें हैं सब जल में डूबी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समोद्भिद, मीसोफाइट्स। मीसोफाइट्स मतलब कि ऐसे पौधे जो सामान्य रूप से उगे होते हैं, जैसे सामान्य वातावरण में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत शुष्क जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा शुष्क नहीं है ना ही लवड़ी है। जैसे कि आमतौर पर हमारे खेत हो गए या बाग बगीचे हो गए, तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, समोद्भिद मतलब मीसोफाइट्स में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि ये पौधे सामान्य वातावरण में उगते हैं, जहाँ ना तो बहुत अधिक सूखा होता है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है, नमी होती है। अब इसकी विशेषता क्या है, इनके लिए मिट्टी में ऑक्सीजन और खनिज लवणों की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, इन पौधों की जड़ें और पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं तो आम हो गया, नींबू, गेहूं और अधिकांश बगीचे के पौधे, ये हमारे हो गए समोद्भिद या मीसोफाइट्स हो गए। अब हम बात करते हैं मरुद्भिद। मरुद्भिद मतलब होता है कि जो रेगिस्तानी इलाके में पौधे होते हैं उनको मरुद्भिद बोलते हैं या जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं मरुद्भिद। ठीक है, जैसे नागफनी हो गया और बहुत सारे कटीले पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। वह पौधे जो मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें मरोदभिद या जेरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो हमारा नागफनी हो गया, खेजड़ी का वृक्ष हो गया, खजूर हो गया और ओक हो गया, जो कि हमारे ये भी
हम ये सब पढ़ेंगे अभी। खजूर का नहीं है, खेजड़ी का, ओक का, ये सब पढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो मरोदभिद पौधे हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो इनकी जड़ें बहुत गहरी होती, मतलब ये इनकी जो जड़ें होती बहुत अंदर ज़मीन में बहुत गहराई तक होती हैं, क्योंकि भाई अब रेगिस्तानी इलाका तो पानी की कमी होगी होगी। तो ये जड़ें क्या होती हैं कि पानी की खोज में काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो सके। अब जब पत्तियां जिस प्रकार से सामान्य वातावरण की पत्तियां अगर वैसे होंगी, तो अब रेगिस्तानी इलाके में अगर वैसे होंगी तो वैसे ही वृक्ष सूख जाएगा, क्योंकि भाई वाष्पीकरण होगा ही होगा। कि सूर्य जब फोटोसिंथेसिस होगा तो सारी क्रियाएं होगी ही होगी, ठीक है, वाष्पीकरण होगा जरूर। तो क्या होता है कि यहाँ की जो पत्तियां होती हैं ये खुद को कांटों में रूपांतरित मतलब बदल लेती हैं, जिससे इनका वाष्पीकरण कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैक्टस का पौधा है नागफनी का, कितने सारे इसमें कांटे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो इन पत्तियों का जब ये जो पत्तियां हैं या इनके जो तने होते हैं, ये मतलब कि क्या होते हैं कि मोटे होते हैं और मुलायम होते हैं, चिकने चिकने होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा नागफनी का पौधा जो का तना होता है, कैसा होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, मोटा हो जाता है और चिकना होता है, मुलायम होता है, ठीक। अब लवणोद भी मतलब जहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा हो, जिस पौधे में, जैसे दलदली भूमि हो गई, तो यहाँ के बारे में हम जानते हैं। तो वह पौधे जो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, उन्हें हम लवणोद्भिद मतलब कि हेलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैनग्रोव हो गया, तो मैनग्रोव जो है ये कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है, ठीक है। मैनग्रोव, तो आपने देखा होगा कि क्या होती हैं, जड़ें जो हैं वो ज़मीन से बाहर निकली निकली होती हैं। तो वो इसलिए निकली होती हैं, भले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है, पानी में ही रहते हैं वो लोग, लेकिन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन मतलब जल का जो संग्रहण है या जल को वो वहाँ से अवशोषित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं ले पाते उस वाली मिट्टी से, क्योंकि वो दलदली भूमि होती है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की होती है कमी, ये क्योंकि ये सारी मात्रा ज़्यादा होती है लवण की, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं ऐसे, मान लीजिए यहीं पर देख लेते हैं, तो श्वसन के लिए ऐसे ऐसे निकली होती हैं। मान लीजिए 1 मिनट रुकिए आप लोग, जैसे कि ये कोई पौधा है, ठीक है, और ये हो गई दलदली भूमि, तो इसकी जो जड़ें होंगी ऐसे 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 बाहर निकली होंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वहाँ के पौधे की ये विशेषता हो गई, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। तो क्या बोलते हैं हम, जहाँ कहाँ कहाँ पर वह पौधे जो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, उन्हें लवणोद्भिद कहते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मैनग्रोव, जैसे सुंदर वन में पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष, ठीक है। शारीरिक शुष्कता, ठीक है। तो इन स्थानों पर जल मौजूद होने के बाद भी मिट्टी में लवण की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि पौधे उस जल को अवशोषित नहीं कर पाते। मैंने आपको क्या बताया कि जो वहाँ के पौधे होते हैं, वो क्या जो वहाँ जहाँ पर वो होते हैं ना, तो भले ही वहाँ पानी की अधिकता होती है, लेकिन उस पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वो उस पानी को नहीं अवशोषित कर पाते हैं। और जब अवशोषित नहीं करेंगे तो उनको ऑक्सीजन भी थोड़ी कम मिलेगी, और उनका जो ठीक है। हम्म। अब जो यहाँ लवणोद्भिद वाले पौधे होते हैं, मतलब कि जो दलदली भूमि वाले पौधे होते हैं, ये शुष्क होते हैं। ये जब इनके शुष्कता का कारण क्या है? तो कारण ये है कि ये जल में मौजूद होने के बाद भी यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ में जल की जल सॉरी वहाँ की जो
मिट्टी में लवण की मात्रा क्या है, अधिक है, जिससे पौधे जो हैं जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसे शारीरिक शुष्कता कहा जाता है। ठीक है, जब पौधे जल को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो पौधे, जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं ना कि उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है, तो हमारा शरीर जो रूखा रूखा हो जाता है। उसी प्रकार ये भी है, जब जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो ये जो होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है इनमें, मतलब शुष्कता आ जाती है। अब श्वसन जड़ें, ऑक्सीजन की कमी के कारण इन पौधों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आती हैं ताकि वह हवा से ऑक्सीजन ले सके। अगर ये पानी को अवशोषित कर पाते तो ऑक्सीजन की कुछ मात्रा वहाँ से भी वो ले लेते, लेकिन अब वो पानी को अवशोषित ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि जड़ें जो हैं वो ज़मीन से बाहर निकल आती हैं, जिससे वो मतलब वातावरण से ऑक्सीजन ले सकें। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कौन से पौधे हैं सारे हैं, तो ये हो गए अनुकूलन के आधार पर पादप। ठीक है, ऐसा कर आप टॉपिक में ऐसा ले सकते हैं कि अनुकूलन के आधार पर पादप। तो जलोद्भिद हमने देखा जो कि जल में जन्म लेने वाले, मतलब जल में उगने वाले, और समोद्भिद मतलब सामान्य वातावरण में, मरोद्भिद मतलब मरुस्थल जैसे नागफनी हो गया, लवणोद्भिद मतलब कि दलदली भूमि पर उगने वाले होते हैं, यहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारा सुंदरवन में पाया जाने वाला सुंदरी वृक्ष, तो वहाँ भी क्या होता है कि दलदली भूमि है, क्योंकि डेल्टा जो सुंदरवन का डेल्टा वहीं तो है सुंदरवन, उसी के नाम पर पड़ा है इसका, इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पादप जो कि प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले हम रेगिस्तानी ओक जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रेगिस्तानी ओक है, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ये कहाँ, मतलब किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं कि ये किस प्रकार दिखता है। ये पुराना वृक्ष है, जो रेगिस्तानी ओक है, ये काफ़ी पुराना है, जो कि इस प्रकार दिख रहा है। अब आगे हम देखें इसकी विशेषता क्या है, तो यह एक आकर्षक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। कैसा है, तो यह एक आकर्षक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। यह लगभग 10 से 15 फीट लंबा होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे कितना लंबा होता है, 10 से 15 फीट होता है। इसकी जड़ें इसके तने की लंबाई से लगभग 30 गुना अधिक लंबी होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारा कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बना हुआ है, जो कि सारे इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, और जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उन टॉपिक से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ये ओक है, तो इससे जिस प्रकार क्वेश्चन बने वो आपका लास्ट में दिया गया है। तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जो अ, रेगिस्तानी ओक है, ये कहाँ पर है पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह एक आकर्षक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। यह लगभग 10 से 15 फीट लंबा होता है। इसकी जड़ें इसके तने की लंबाई से लगभग 30 गुना अधिक लंबी होती हैं। ये सारी चीज़ें आप कहीं नोट कर ले तो काफ़ी अच्छा होगा, यही सबसे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो पानी की तलाश में ज़मीन में गहराई तक जाती है। पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जो ये रेगिस्तानी ओक है, इसके तने में क्या होता है, पानी जमा होता है, जिसे स्थानीय लोग पीने के लिए एक पतली पाइप का उपयोग करके निकालते हैं। तो ये सारी इसकी विशेषता होगी, और क्वेश्चन आपका भी यहाँ मतलब कई बार बना हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें कहीं नोट करके एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं खेजड़ी का वृक्ष, ये भी रेगिस्तान में ही पाया जाता है। तो जो खेजड़ी का वृक्ष है कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से राजस्थान भारत में पाया जाता है। तो भारत का जो राज्य है राजस्थान, यहाँ पर इसके वृक्ष पाए जाते हैं, खेजड़ी के वृक्ष। अब इसकी विशेषता क्या है, आप देख सकते हैं किस
आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार दिखता है, देखने में कैसा है। तो ये रहा खेजड़ी वृक्ष। अब आप सोचेंगे रेगिस्तान में ऐसा वृक्ष, क्योंकि इससे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को। अब इसकी विशेषता क्या है इसे हम देख लेते हैं। तो इसके फल प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। जो खेजड़ी का वृक्ष है इसमें जो फल लगते हैं, तो वहाँ पर एक तो सब्जियां भी, इसके फल की जो सब्जी भी बनाई जाती है। तो उस फल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन का ये समृद्ध स्रोत है। और समृद्ध स्रोत है, और इसे खाते भी हैं लोग, सब्जी बना के खाते हैं। पेड़ की छाल का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जो खेजड़ी वृक्ष की छाल होती है उसको, उसे क्या करते हैं, उसे औषधि के रूप में यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। इसकी लकड़ी को कीड़े, स्थानीय भाषा में कीट बोलते हैं, जिसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मतलब कि इसकी जो लकड़ी होती है, जैसे बहुत दीमक वगैरह लग जाते हैं ना बहुत सारी लकड़ियों में, लेकिन इसमें नहीं लगते हैं। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक पॉइंट नहीं डाला गया है, तो आप इसे लिख लें कि इसे पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो ये हो गया हमारा खेजड़ी का वृक्ष। ठीक है, ये क्या है, खेजड़ी का वृक्ष हो गया। अब हम बात करते हैं बरगद के पेड़, बरगद के वृक्ष के बारे में। बरगद का पेड़, तो जो बरगद का पेड़ है इसका जीवन काल कितना है, ये रहा बरगद का वृक्ष। आप देख सकते हैं कितना विशाल है। और इसकी जड़ें, ये जो देखो, ये लग रहा है कि खंभा, मतलब कि क्या कुछ सहारे के लिए कोई लकड़ी ऐसे लगा दी गई, लेकिन ये इसकी जड़ें हैं जो कि इसके तने से लटक कर नीचे आ गई हैं, जमीन में मतलब धंस गई हैं। और ये काफ़ी पुराना वृक्ष है, जो कि इस प्रकार दिख रहा है, कितना विशाल दिख रहा है। तो इसका जो जीवन काल है 200 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है। स्तंभ जड़ें, मतलब कि इसमें जो खंभे की तरह जो जड़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पुराने पेड़ों की लटकती शाखाएं वास्तव में जड़ें होती हैं, जो जमीन में धंसकर खंभों की तरह पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं। तो स्तंभ जड़ें क्या हो गई, ये क्या होती हैं, पुराने पेड़ की लटकती शाखाएं वास्तव में जड़ें होती हैं, जो जमीन में धंसकर खंभों की तरह पेड़ को मजबूत सहारा देती हैं। औषधीय महत्व इसका क्या है, तो बरगद की छाल, पत्तियां और बीज का उपयोग मधुमेह और दस्त जैसी बीमारियों के लिए किया जाता है। तो इसके उपयोग, मतलब कि इससे औषधि भी बनाई जाती है। और ये क्या होता है कि जैसे कि सारे जो वृक्ष होते हैं, दूसरे वृक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं कि केवल दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं ना, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन बरगद और पीपल एक ऐसा पौधा है जो चौबीसों घंटे क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। अब फूल, जो पौधे में जो फूल लगते हैं उसके भाग के बारे में हम बात करेंगे। तो भाग के बारे में हम बात करते हैं, किसके, फूल के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो देखते हैं। एक पूर्ण फूल के मुख्य रूप से 4 या 5 भाग होते हैं। आप देख सकते हैं, ये क्या होगी, ये बाह्य दल हो गया, ये इसका पुंकेसर हो गया, ये ये इतना पार्ट जो है ये मादा जननांग हो गया, ये इसकी पत्ती हो गई। अभी हम सब देख लेते हैं इसको क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो पहले भाग की अगर हम बात करें तो होता है बाह्य दल। क्या होता है, बाह्य दल जिसे हम बोलते हैं। बाह्य दल कौन सा है, तो ये जो रंगीन वाला होता है, रंगीन वाला पार्ट जो होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे बाह्य दल कहा जाता है। ठीक है, तो बाह्य दल में क्या होता है कि यह फूल की कली अवस्था में रक्षा करता है। ठीक, पंखुड़ी, यह रंगी, सॉरी सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, माफ़ करिएगा, दोबारा देखते हैं। तो जो बाह्य दल होता है वो कैसा होता है, बाह्य दल ये वाला होता है, जो हरा हरा पार्ट होता है, जिसे फूल में इस तरह जो लटका रहता है, मान ली ऐसे ऐसे जो आ नहीं जाता है, ऐसे ऐसे जब फूल खिल जाता है तो ऐसे से हो जाता है, तो ये होता है बाह्य दल। ठीक है, माफ़ करिएगा मैंने आपको गलत बता दिया, इसको सही कर लीजिएगा। तो इसको बाह्य दल बोलते हैं, जो कि यहाँ है, ये रहा। ठीक, तो ये क्या होता है, बाह्य दल यह फूल की कली अवस्था में रक्षा करता है। पंखुड़ी जो होती है, पंखुड़ी, ये जो रंगीन वाला पार्ट है, ये बोलते हैं पंखुड़ी, इसको बोलते हैं। तो रंगीन भाग होता है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब
आप सोचेंगे कीट को क्यों आकर्षित करेगा भाई, कीट का उसमें क्या काम है। तो जब कीट का काम ये है कि अगर कीट नहीं आएंगे तो परागण कैसे होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे पौधों में जो निषेचन होता है वो सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी, क्योंकि देखिए जो नर जनना मतलब कि जो नर वाला भाग है ये है जो इसे लटका हुआ है। ठीक है, और जो मादा वाला पार्ट है वो यहाँ ऊपर से यहाँ जो वर्तिकाग्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो जब कीड़े बैठेंगे यहाँ यहाँ पर, ठीक है, नर प्रजनन भाग पर, तभी जो तो इसमें एक होता है येलो कलर का, मतलब पीला कलर का पाउडर पाउडर जैसा होता है, बहुत महीन बारीक बारीक कण होते हैं। तो जब कीड़े फूल पर बैठते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके पैरों में पंख में चिपक जाते हैं, और वो वही कीड़े जो हैं वो उड़कर फिर यहाँ पर बैठते हैं ये मादा वाले भाग पर। तो जो उसमें पराग कण उसमें जो चिपके होते हैं वो क्या होते हैं, उसी से कीड़ों की सहायता से उसमें गिर जाते हैं, जो मादा वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो स्त्री केसर होता है, मादा प्रजनन भाग होता है, उसमें गिर जाता है। तो फिर निषेचन होता है, मतलब बीज बनता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुंकेसर की अगर हम बात करें तो पुंकेसर किसे कहते हैं, तो यह नर नर प्रजनन भाग है। क्या है, नर प्रजनन भाग है। इसके अंदर परागकोश होता है। परागकोश वही पाउडरी वाला जो है, पाउडर पाउडर जो होता है पीला कलर का, वही होता है। परागकण पैदा करता है, जो परागकोश होता है वो क्या करता है, परागकण पैदा करता है। स्त्री केसर, तो यह मादा प्रजनन भाग है। इसके मुख्य हिस्से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब ये रहा, ये इतना जो पार्ट है, ये इतना, ये क्या है, मादा प्रजनन अंग ये है सारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आ, इसमें किस प्रकार होता है, तो ये जो ऊपर वाला एक घड़े समान जो है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो पाइप इतनी वाली है इसे बोलते हैं स्टाइल, और ये यहाँ से ये जो घड़े जैसा है, मतलब ये गोल वाला, ये होता है हमारा ओवरी, और ये अंदर जो है ये ओव्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल्स में ही अंडे वगैरह बनते हैं। ठीक, तो जब कीड़े बैठते हैं ना, तो अभी ऐसे ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे मैं बनाए दे रही हूँ, ये हो गया पुंकेश्वर। तो बैठे यहाँ पर कीड़े, ठीक है, तो उनके पंख और पैरों में क्या हुआ, जो यहाँ पर परागकण था वो चिपक गया। तो जब वो यहाँ पर बैठते हैं तो वर्तिकाग्र की सहायता से वर्तिका में चले जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, और ये सारे इस ट्यूब के माध्यम से आके यहाँ आ जाते हैं। तो जब इस वाले पार्ट में आते हैं तो जो यहाँ पर अंडा होता है और जो उनके परागकण होते हैं मिलकर क्या होता है, यहाँ पर निषेचन होता है और बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार फल बनते हैं हमारे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं इनका कार्य कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय सब काम क्या है। तो वर्तिका की अगर हम बात करें तो यह एक लंबी पतली नली जैसी संरचना है जो वर्तिकाग्र को सहारा देती है और उसे अंडाशय से जोड़ती है। वर्तिका जो है, वर्तिका आप कौन सी है, आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये पतली ट्यूब जैसी है, ये वाली, ये, तो ये क्या है, ये वर्तिका है, और जो ऊपर है ये वर्तिकाग्र है। ऊपर जो ऐसे ऐसी संरचना है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हाँ, जो वर्तिकाग्र को सहारा देते हैं और उसे अंडाशय से जोड़ते हैं। परागण के दौरान पराग नली इसी के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचता है। जब परागण होता है, मतलब जब कीट हो गए या मनुष्य हो गए, इन सारे चीजें जब क्या होता है कि जब परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पे जाता है, तो जब मतलब ऐसा मान लीजिए कि परागण का क्या परागण का मतलब कि अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है, पराग कण का अंडाशय तक पहुंचना परागण है, यही मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अंडाशय या स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग है, इसमें बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है। मैंने आपको पहले ही बताया ये सारी चीज़ें। हो सकता है मैंने मतलब जो मैं बता रही हूँ नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो पढ़ के आप समझ लीजिएगा। बस मतलब वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको ना समझ में आया हो, तो पढ़ लीजिए आप लोग।
यह जो अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं, यह स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग है। इसमें बीजांड होते हैं। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है। ठीक है। जब परागकण जो है वो वर्तिकाग्र से वर्तिका में आया और जो ट्यूब लगी है उससे अंडाशय में आ गया, तो जो पहले से ही उसमें अंडे हैं, ठीक है, तो जो परागकण आया पुरुष का, तो वो और अंडे दोनों क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। ठीक है। तो उससे क्या बन जाएगा, फल हमारा बन जाएगा। बीजांड यह अंडाशय के अंदर स्थित होता है। इसमें मादा युग्मक होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है। 3 अंगों को सम्मिलित रूप से स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है। 3 अंगों को सम्मिलित रूप से स्त्री केसर कहा जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन वो बनता किस प्रकार है। तो प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चन किस प्रकार इन सबसे पूछे गए उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि रेगिस्तानी रेगिस्तानी या रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन है। क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन है। पहला ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये तो सही है। हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये बरगद की विशेषता है कि उसके तने से जड़ें लटकती हैं। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न मिल जाए, तो ये भी सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पानी को पतली पाइप लगाकर उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है। तो कौन इसमें पूछा गया था कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन है, तो हमारे 3 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए गए रहेंगे, ऐसा रहेगा कि ये बी और डी सही है, ये ये सी डी सही है, ये बी सी सही है, इसी प्रकार दिए रहेंगे। तो हमारे कौन कौन से सही, ये सी और डी सही है, क्योंकि बी जो है ये बरगद की विशेषता बता रहा है, तो ये गलत हो गया। अब अगला हमारा खेजड़ी वृक्ष से पूछा गया क्वेश्चन है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, ठीक है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतली पाइप की सहायता से उसे पीते हैं, तो ये गलत है। ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। तो हमारे जो सही होंगे वो होंगे ये बी और सी, 3 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं डाला है, बस केवल इतना आपको दिखाने के लिए लाया था किस प्रकार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बरगद के पेड़ से है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो जड़ें पेड़ को खंभे की तरह सहायता प्रदान करती हैं, सही है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, ये भी सही है। भाई कोई भी पेड़ हो बिना जड़ के नहीं होता, नीचे भी होती हैं, और जब पुराना हो जाता है तो उसकी शाखाओं से भी जड़ें नीचे लटकते लगती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे जो क्वेश्चन है इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी इतनी ही थी, और आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको ज्ञान भी हुआ होगा। आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको सहायता भी मिलेगी इससे, क्योंकि क्वेश्चन आपका 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें और रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।